हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल V+U और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। हम लोग बेटा केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और उसी को कंटिन्यूटी में रखते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस। अगर आपको ध्यान है बेटा तो इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था वो था एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान है आप लोगों को? अगर नहीं ध्यान है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, एक बार वहां जाके आप लोग देख लेना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? आ रही है बात समझ में? अब सवाल ये उठता है कि सर ये सूडो क्या है? हमने फर्स्ट ऑर्डर सुना है, जीरो ऑर्डर सुना है, फ्रैक्शनल भी सुना है, सेकंड ऑर्डर भी सुना है, थर्ड ऑर्डर भी सुना है, लेकिन एक नई टर्म जनरेट हुई है बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब सूडो जो वर्ड है इट इटसेल्फ मींस फॉल्स। फॉल्स मींस जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे या फिर एक गलत अजम्पशन जो हमारे दिमाग में आती है वो। समझिए क्या होता है बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर में। मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है दो, A प्लस B विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट C। A और B मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? C बना रहे हैं। अगर मैं एक्सपेरिमेंटली, कभी हमें पता नहीं होता बेटा कि इसका ऑर्डर फर्स्ट होगा और इसका ऑर्डर अल्फा और बीटा की पावर, अगर मैं रेट लॉ की टर्म में इसको लिखूं तो दैट इज K A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। बट वी डोंट नो व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा। रीजन बीइंग ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली या मैकेनिज्म से फाइंड आउट हो सकता है। हम देख के नहीं बता सकते कि भाई इसका ऑर्डर फर्स्ट होगा या इसकी वजह से क्या होगा ऑर्डर, नहीं बता सकते। बट जनरली अगर हम मान लें, क्योंकि मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा उसमें आप इसको निकाल सकते हैं, तो अगर हम ये मान लें बेटा जी यहां पर फॉर एग्जाम्पल K की टर्म में ऑर्डर अल्फा इज इक्वल टू 1 है और बीटा भी 1 है, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा, हेंस वी कैन से 1 + 1 दैट इज सेकेंड ऑर्डर। अब ये सेकेंड ऑर्डर कहां से आया ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूं। ये या तो मैकेनिज्म बताएगा बेटा या एक्सपेरिमेंटल स्टडी बताएगी, ठीक है? लेकिन आज हमारा टॉपिक इस बात पे फोकस करना नहीं है, हमारा टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए अगर A और B दोनों की कंसंट्रेशन मुकाबले में है, कंपेरेटिवली है वो दोनों एक दूसरे में, तो क्या होगा जब A B से रिएक्ट करेगा तो दोनों की मान लीजिए फॉर एग्जांपल 40 ग्राम्स है, तो क्या होगा 10 ग्राम अगर A रिएक्ट कर रहा है 10 ग्राम B कर रहा है तो दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज होगा, ठीक है? लेकिन अगर यहां ऐसा हो जाए बेटा, समझिएगा A प्लस B will form C again, A is in large excess, यानी कि जिसकी एक्सट्रीम वैल्यू है, हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यू है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू B, और B को हम मान लेते हैं वेरी वेरी स्मॉल, और यू कैन से वेरी स्मॉल। तो अब क्या होगा बेटा, A और B रिएक्ट करके C बनाएंगे, लेकिन B की वैल्यू बहुत कम है और A की वैल्यू B के मुकाबले में एक्सट्रीमली लार्ज है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 ग्राम है और ये 2000 ग्राम है, समझने के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब तक ये 2 ग्राम रिएक्ट होगा, इसका भी मान लीजिए 2 ग्राम रिएक्ट हो रहा है, तो इसके कंसंट्रेशन पे मोटे तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेस देन 1% का फर्क पड़ रहा है। तो यहां पे हम क्या मान लेंगे कि जो रेट है वो इस पर, यानी कि A पर बेटा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रही है। और याद कीजिए अगर किसी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, समझिएगा, तो फिर वो रेट लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या मान लेते हैं बेटा फाइनली कि R इज इक्वल टू K, और यहां पे हम मान लेते हैं कि इट डिपेंड्स ओनली अपॉन B, और जब कंसंट्रेशन पे अफेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब सेम रहती है, तो हम उसको 0 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल ऑर्डर इस केस में क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन बेटा ध्यान से सुनिए, जो देखने में तो हमें सेकंड ऑर्डर लग रही है, मे बी थर्ड भी हो सकता है, ये कोई श्योर नहीं है, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, देखने में तो सेकंड ऑर्डर लग रही है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करें। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन ये हो सकती है कि एक की कंसंट्रेशन बहुत लार्ज हो, दूसरे की बहुत कम हो। तो क्या होगा, जब तक रिएक्शन खत्म होगी A पे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्यों? A तो एक्सट्रीम है आपके पास और B सारा कंज्यूम हो गया। तो रिएक्शन कब रुकेगी? B के ऊपर डिपेंड कर गई ना, B खत्म तो रिएक्शन स्टॉप, क्योंकि A ने तो खत्म होना ही नहीं है। तो मोटे तौर पे बेटा जी जो रेट है, रिएक्शन है, वो किस पर डिपेंड कर जाएगी? B पर डिपेंड कर जाएगी।
क्योंकि A इज इन लार्ज एक्सेस। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए, तो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। दोज रिएक्शंस which are not actually first order but under certain conditions they behave as first order reaction। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, दे कैन बी 1.5, दे कैन बी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर, बट क्या कर सकते हैं हम, कुछ कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं और उससे उसको क्या करते हैं, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ले आए। ये कुछ ऐसा है बेटा कि मान लीजिए, अब समझिएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दी हमने, खुद की हमने, तो क्या होगा, पूरी रिएक्शन दूसरे पे डिपेंड कर गई, तो वो आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वो सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशन, जब आपका कोई भी ऑर्डर कैसे बिहेव करे बेटा जी, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करे। और एक कब हो सकता है, जब आउट ऑफ 2 रिएक्टेंट हम क्या, 3 भी हो सकते हैं। 3 हो जाएंगे तो 2 को लार्ज एक्सेस में ले लेंगे, 4 हो जाएंगे तो 3 को लार्ज एक्सेस में ले लेंगे हम लोग, यानी कि एक को ही स्मॉल रखेंगे, बाकी सबको लार्ज लेंगे। तो रेट सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है जो स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ योर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसके 2 बहुत अच्छे एग्जांपल है बेटा जो आपको समझने हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट A। Number 2, inversion of cane sugar। ये 2 एग्जांपल है बेटा जिनको हम डिस्कस करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए, ऐसी रिएक्शन में क्या होना, एक की कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली लार्ज कर देंगे, दूसरे की कंसंट्रेशन कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कम वाले पे डिपेंड करेगा, ज्यादा वाला बच जाएगा आपके पास। तो दैट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और 2 एग्जांपल कौन से बेटा जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और दूसरा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब हम क्या करेंगे, दोनों एग्जांपल को 1 बाय 1 डीपली और नीटली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आना है तो देखिए एंट्रेंस एग्जाम में कोई ये तो पूछने से रहा व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बच्चों वाला सवाल हो जाएगा। ये सिंपल सा है भाई, वो रिएक्शन जो नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर ना हो बट सर्टेन कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करे। ठीक है, जैसे हम प्रिटेंड करते हैं ना कई बार, जैसे हम कुछ गड़बड़ करते हैं क्लासरूम में, जैसे बच्चे होते हैं नॉर्मली शरीफ नहीं होते, टीचर कहते हैं शरीफ बनने की कोशिश करते हैं, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर वो कैसे हैं, शरीफ हैं। समझ पा रहे हैं, ये सर्टेन कंडीशन हो गई आपकी कि वो शरीफ कब तक है, जब तक टीचर है। तो ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर कब तक है, जब तक एक को छोड़ के बाकी सारे लार्ज एक्सेस में। ठीक है, तो ये कंडीशन की तरह होती है, कंडीशन में बिहेवियर बदल जाता है बेटा, इंसान का भी बदलता है, रिएक्टेंट का भी बदलता है। तो जब हम एक को लार्ज एक्सेस में कर देंगे तो दूसरे के ऊपर सारी जिम्मेवारी आ गई, वो खत्म तो रिएक्शन खत्म, तो रेट उसी पे डिपेंड होगा। तो 2 एग्जांपल कौन कौन से हैं, दोबारा देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। आप इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट के बारे में आपको बताता हूं, नोट कर लीजिए, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग अपना जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। देखिए है क्या, पहले इथाइल एसीटेट इज एन एस्टर, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C2H5, और यू कैन से बेसिक उसमें आप लिखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट, द वर्ड इज इथाइल एसीटेट। ठीक है, अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मींस बेटा जी एडिशन ऑफ वाटर, और यहां पे आपको ना जनरली एसिड या बेस लिखा मिलेगा, दोनों हो सकते हैं बेटा, मीडियम एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन इथाइल एसीटेट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, देखिए अगर यहां आपने बेसिक मीडियम कर दिया तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, कार्बोक्सिलेट बनेगा, फिर ये ध्यान रखना है। तो एसिडिक मीडियम में आपने ध्यान रखना है, इट विल प्रोड्यूस CH3COOH प्लस C2H5OH।
दैट इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, ठीक है। कब बनते हैं? जब हम इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं। पहले इस बात को समझिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का मतलब क्या है? हाइड्रो मींस पानी और लाइसिस मींस ब्रेकिंग। जब पानी डाल के हम किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और एक और बात बता दूं आपको, पानी के अंदर इतनी ताकत जनरली होती ही नहीं है कि वो एकदम से ब्रेक डाउन कर दे। तो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर वाटर की हाइड्रोलिसिस है तो इसका क्या काम है? एक्चुअल में बेटा देखिए, मैं आपको एक रिएक्शन का एक बेसिक फंडामेंटल बताता हूं। मान लीजिए दो रिएक्टेंट है, ठीक है। अब अगर इन्हें रिएक्ट करना है ठीक ठाक से स्पीड से, तो इन दोनों में से एटलीस्ट एक का स्ट्रॉन्ग या एक्टिव होना जरूरी है। मान लीजिए दोनों एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है भैया। ये एक्टिव है, ये नहीं है, तो भी रिएक्शन हो जाएगा। ये एक्टिव है, ये नहीं है, तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों लेस रिएक्टिव हुए तो रिएक्शन कभी ना कभी हो जाएगी, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेबल टाइम से बहुत लेट होगी। तो ऐसी रिएक्शंस हमारे लिए मायने नहीं रखती। दोबारा समझिए बेटा, फॉर ए रिएक्शन टू बी हैपन, रिएक्टेंट में से अगर दो रिएक्टेंट है, एक को एक्टिव होना जरूरी है। क्लियर है? दोनों एक्टिव हो, बहुत अच्छी बात है। दोनों इनएक्टिव हो जाएं या लेस एक्टिव हो जाएं तो प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो केस है ना, यहां पे इथाइल एसीटेट और वाटर बेटा जी दोनों ही लेस एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। तो जब भी कभी, मैं आपको तीन बेसिक चीजें बताता हूं, वाटर, अल्कोहल और अमाइंस, जनरली ये लेस एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और जब भी आप इन्हें यूज करेंगे, आप देखेंगे हमेशा एरो के ऊपर एसिडिक या बेसिक मीडियम डाला जाएगा, क्योंकि ये मीडियम क्या करता है बेटा, मीडियम मींस कैटलिस्ट जो है यहाँ पे H पॉजिटिव, ये किसी एक ग्रुप के ऊपर लगकर उस पर चार्ज ले आएगा, और चार्ज लाने से वो ग्रुप क्या हो गया, एक्टिव। और याद कीजिए, अगर एक भी एक्टिव हो गया तो रिएक्शन हो जाएगी। तो H पॉजिटिव का काम समझते हैं, क्योंकि देखिए कैटलिस्ट का हम बोलते क्या, कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एज इट इज बाहर आ जाएगा। कैटलिस्ट वही होते हैं ना जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिएक्शन को रेट को फास्ट करते हैं। अब ये फास्ट कैसे करते हैं बेटा जी? ये किसी भी एक के साथ अटैच होकर क्या कर देगा, उसको एक्टिव बना देगा, जिससे रिएक्शन हमारी ऑब्जर्वेबल टाइम में हो जाएगी और लास्ट में इसको बाहर आ जाना है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसके मैकेनिज्म से बताता हूं। चलो देखिए, अगर रिएक्शन ऑर्गेनिक का है ना, तो मजा तभी है जब ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म पढ़ा जाए, ठीक है। तो देखिए मैकेनिज्म क्या होता है इस रिएक्शन का, वी विल से मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये चलता है इसका बेटा। देखिए यहां आपको एक बात समझनी है कि इस रिएक्शन के दौरान हमने बोला है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट से हमारा मतलब क्या है, समझिए। जब हम पानी की मदद से किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, और जिसे तोड़ते हैं वो पहले बोल देते हैं। तो हमने बोल दिया भैया इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस। लेकिन साथ में एक टर्म और यूज की बेटा जी हमने, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम, जनरली HCl यूज होता है। सवाल ये उठता है कि सर H पॉजिटिव की जरूरत क्या है? तो समझिए बेटा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, जब भी कोई रिएक्शन होती है, मान लीजिए हमारे पास ये दो रिएक्टेंट है, ठीक है जी, इथाइल एसीटेट और वाटर। अब रिएक्शन को सूटेबल टाइम में होने के लिए क्या चाहिए, दोनों एक्टिव हो तो उससे अच्छी बात ही नहीं है, डालते ही रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर एक एक्टिव हो और एक इनएक्टिव हो तो भी रिएक्शन इन कंपैरिजन ठीक ठाक रेट पे हो जाएगी। प्रॉब्लम आती है बेटा जी जब दोनों इनएक्टिव हो जाए, तो रिएक्शन होने में बहुत 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 ज्यादा टाइम लगेगा, जो हमारे ऑब्जर्वेबल लिमिट से ज्यादा हो जाता है। आज रिएक्शन लगाई 4 दिन तक नहीं हो रही है, फायदा क्या होगा उसका? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को बेटा जी हम अपने लेवल पे एक्टिव बना देते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मीडियम यूज करते हैं, एसिडिक या बेसिक। तो आज के बाद आप याद रखना कि एरो के ऊपर अगर आपको H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, एसिडिक या बेसिक मीडियम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट जो है वो कमजोर है और हम उन्हें थोड़ा सा एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो रिएक्शन को फास्ट कर पाए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं बेटा, कैसे चलता है ये मैकेनिज्म। देखिए CH3COO C2H5, दिस इज अवर इथाइल एसीटेट। सबसे पहले क्या होता है बेटा जी, H पॉजिटिव के साथ हम इसकी इंटरेक्शन करवाते हैं। अब यहां देखिए हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, एक ये रहा और दोनों के ऊपर 2-2 लोन पेयर है। तो क्या होगा, H पॉजिटिव यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। समझ पा रहे हैं, नॉर्मल चीज है।
जनरली क्या होता है, ये यहाँ उसका रीजन क्या होता है बेटा कि ये जो है ना ये कॉन्जुगेशन में चला जाता है, यहाँ आ जाता है और ये शिफ्ट होके यहाँ जाएगा, तो इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव आ सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर ये लोन पेयर शिफ्ट होके यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, ऊपर नेगेटिव होगा तो ज्यादा नेगेटिव से H पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो हम सीधा यहीं दिखा देते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा जी, जैसे ही होगा आपके पास C डबल बॉन्ड O के ऊपर H और पॉजिटिव चार्ज, देन O C2H5। अब देखिए ध्यान से, H पॉजिटिव के आने से क्या हुआ, आपका इथाइल एसीटेट के ऊपर चार्ज आ गया बेटा, चार्ज आ गया तो वो एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने से क्या होगा, अब वो रिएक्शन को ऑब्जर्वेबल या हम कह सकते हैं कि भाई ठीक ठाक रेट पे कर सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए जी, अब इसके बाद क्या होता है बेटा जी, इसके बाद आता है वाटर पिक्चर में। मान लीजिए यहां हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं। इट अगेंस कंटेन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा बेटा, ये अपना लोन पेयर, देखिए अब ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, यहां स्लाइड पॉजिटिव होगा, ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड उठकर ऊपर चला जाएगा। तो कैसा दिखाई देगा आपको नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी CH3C और OH ध्यान से देखिए क्या हुआ है। और क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया बेटा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दोबारा समझिए, ये लोन पेयर यहां अटैक करता है, कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड उठ के ऊपर चला जाएगा, तो यहां हो गया सिंगल बॉन्ड। और देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों था, उसने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया था, अगर कोई उसे वापस देते तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। देखिए मैं किसी को इलेक्ट्रॉन देता हूं तो मैं पॉजिटिव, किसी से लूंगा तो पहले मैं न्यूट्रल लूंगा बेटा। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि सर किसी को दिया है तो पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव, नहीं भैया, पॉजिटिव पहले से है, इलेक्ट्रॉन लोगे तो पहले न्यूट्रलाइज होंगे आप। तो ये हो गया जी न्यूट्रलाइज, तो ये आपके पास केस आ गया। अब क्या होता है बेटा, थोड़ा समझना है यहां पे। अब ये क्या करेगा इस H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। तो क्या बन गया बेटा जी हमारे पास CH3C OH O C2H5, ये हमारी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद यही सेम H पॉजिटिव इस बार इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, और यू कैन से ये जो लोन पेयर है ये दोबारा H पॉजिटिव ले लेंगे, तो फिर कैसा बनेगा, देखिए CH3C, ऊपर तो OH था ही, एक OH नीचे था, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसके ऊपर आ गया बेटा पॉजिटिव और C2H5। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म का अपना एक मजा है, अगर समझ में आने लग जाए ना, तो ये बड़ा इनिशियल फेज है, आपने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, बट मैं आपको बता रहा हूं कितना इंटरेस्टिंग आपकी आगे की ऑर्गेनिक होने वाली है। चलिए जी, उसके बाद क्या होता है बेटा, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या होगा समझिएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इसको देगा बेटा, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके आया है तो इट विल कन्वर्ट, और यू कैन से इट विल बिकम C2H5OH। अब बचा हुआ हिस्सा देखिए आप क्या है, आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और OH। ठीक है, ये हमारी फॉर्मेशन हो गई। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पे इस H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा इसके इलेक्ट्रॉन लेके, तो -H पॉजिटिव बाहर आ गया, बचा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहां से हमारे पास क्या बचा हुआ था बेटा, C2H5OH। तो ये है आपका प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब समझिए, जनरली टीचर्स इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोलते हैं बेटा, एक मिनट ध्यान से देखिए। इस पूरे मैकेनिज्म के दौरान अगर आप देखें तो एक मॉलिक्यूल इथाइल एसीटेट का कंज्यूम हुआ है, शुरू से यही चल रहा है, और वाटर कितना कंज्यूम हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल बेटा जी वाटर का कंज्यूम हुआ है। तो इनका एक एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यानी कि एक स्टेप ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम देखें, भाई एक बार रिएक्शन अगर कंप्लीट होनी है तो एक मॉलिक्यूल इसका, एक इसका, इसीलिए जनरली वी कैन यूज कि भाई इसका भी ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको लार्ज एक्सेस में कर दें बेटा, एबेंडेंस में, तो क्या होगा, इथाइल एसीटेट तो कंज्यूम हो जाए, मान लीजिए ये 1000 है, ये 1 या 2 है, तो ये 2 कंज्यूम होने के लिए 2 ही लगेंगे, कितने बच गए, 998 बच गए। तो हमें क्या लगे, किसी बीकर में कोई चीज 1000 है बेटा जी, उसमें से 2 कम हो गए, 998 बचे, आपको क्या लगेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा।
मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो इसीलिए रिएक्शन की पूरी जिम्मेवारी, रिएक्शन कब रुकेगी, कितनी देर में होगी, सब किस पे आ जाती है बेटा जी? इथाइल एसीटेट पे। तो ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म से समझ पा रहे हैं जो सेकंड ऑर्डर होती हैं, मगर अंडर सर्टेन कंडीशन दे बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर, आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, और ये सेकंड ऑर्डर क्या है वो मैंने आपको इसके मैकेनिज्म से समझाने की कोशिश की है। ये इसका ऑर्गेनिक का पार्ट है बेटा। अब हम क्या करेंगे, वापस इसका जो केमिकल काइनेटिक्स वाला सिनेरियो है वो स्टडी करेंगे। तो एक बार आप इसका मैकेनिज्म अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं केमिकल काइनेटिक्स वाले पार्ट को जस्टिफाई करता हूं। तो बेटा अब हम लोग इसके हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट के ही केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट को स्टडी करते हैं। अभी हमने आपका मैकेनिज्म के थ्रू ये जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि H पॉजिटिव की जरूरत क्यों पड़ती है और इसको जनरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों कंसीडर किया जाता है। तो देखिए मैं एक बार दोबारा से रिएक्शन लिखता हूं। इथाइल एसीटेट प्लस वाटर H पॉजिटिव, that will be form CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है बेटा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब मान लीजिए बेटा, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया, वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, तो हम वाटर को स्टडी नहीं करेंगे, वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट इसमें और इसमें कन्वर्ट होगा वाटर की प्रेजेंस में। तो मान लीजिए व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, इसको मैं a कंसीडर करता हूं बेटा, इसको कंसीडर ही नहीं करते, ये 0 ये 0। ठीक है जी, आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस एक्स, इसको तो लार्ज एक्सेस में ले रखा है, इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, x और x ये हो जाएगा हमारे पास। जनरली हम रिएक्शन ऐसे स्टडी करते हैं, आयनिक में भी ऐसे किया था। तो अब ये समझना है बेटा कि इसका केमिकल काइनेटिक्स का जो सिनारियो है वो कैसे स्टडी होता है। देखिए हम करते क्या है, एक्चुअल में हम ये करते हैं बेटा कि जब ये रिएक्शन होती है तो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जितना ज्यादा एसिटिक एसिड बनेगा रिएक्शन उतनी कंप्लीट हो रही है, या दूसरे शब्दों में जितना जल्दी बनेगा रिएक्शन उतनी कंप्लीट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की बजाय एसिटिक एसिड जो है इसको सेपरेट करके हम इसकी टाइट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं देखिए समझिए, मान लीजिए एक ब्यूरिट लिया बेटा, और नीचे हमारे पास एक टाइट्रेशन फ्लास्क है, और यहां हम एसिटिक एसिड जो रिएक्ट करता जा रहा है वो लेते हैं, और यहां ले लेते हैं बेटा जी, मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, फिर कभी टाइट्रेशन में बात करेंगे, NaOH। तो अब देखिए ये जो बेस है ना, बेस इसकी एसिडिटी 1 है। एसिडिटी होता है रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, और हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। आपको पता होना चाहिए क्यों, ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब एक NaOH एक एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो सोचिए अगर ये 10 आए तो ये 10 न्यूट्रलाइज होंगे, 20 आए तो 20 न्यूट्रलाइज होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसकी रीडिंग से इसका पता लगा सकते हैं। सोच के देखिए आप, भाई एक को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक है, मान लीजिए 10 ने रिएक्ट किया, उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो हमें पता चल गया नीचे 10 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। अभी यहां देखिए, यहां क्या करना है हमें, अब टाइट्रेशन करनी है, लेकिन एक स्पेशल बात है बेटा कि हम करते तो क्या है, एसिटिक एसिड को बेस से टाइट्रेट करते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस यहां ये रखा हुआ है भैया, ये आपका H पॉजिटिव आयन, क्योंकि कैटलिस्ट तो रिएक्शन में रहेगा, आप बीच बीच में एसिटिक एसिड अगर निकाल लेंगे तो साथ में H पॉजिटिव भी आएगा। तो यानी यहां पर सिर्फ H पॉजिटिव नहीं है बेटा, या सॉरी एसिटिक एसिड नहीं है, H पॉजिटिव भी है कैटलिस्ट की फॉर्म में। तो NaOH तो दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा। मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल इसके हैं बेटा जी, 10 मॉलिक्यूल इसके हैं, तो NaOH फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे 20 कंज्यूम होंगे, क्योंकि 10 इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, 10 इसको। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, तब जाके इसकी केमिकल काइनेटिक्स की कैलकुलेशन सही होगी। और वो कैसे होगी वो मैं समझाता हूं, समझिए। तो यहां जरूरी चीज क्या है बेटा, ड्यूरिंग टाइट्रेशन with NaOH, most valuable thing to keep in mind, most valuable thing to keep in mind
mind is that solution also contains small amount of, ज्यादा नहीं होता बेटा कैटलिस्ट, small amount of H positive as a catalyst. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है. अब देखिए कहानी कैसे चलती है. सबसे पहले अगर रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई बेटा, ठीक है, when time t is equal to 0, अगर ऐसा है तो उस टाइम हमने कुछ सैंपल ले लिया, कोई भी, जैसे कंटेनर है उसमें पानी है, खूब सारा पानी है. मान लीजिए यहां मैं ऐसा एग्जांपल बना लेता हूं कि भाई ये मेरा कंटेनर दिखाई दे रहा है आपको इस साइड पे, देखिए ध्यान से, खूब सारा पानी है और यहां हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इथाइल एसीटेट डाल दिया और थोड़ा सा H पॉजिटिव भी है अंदर, और रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई और हमने ये सैंपल ले लिया शुरू होने से पहले ही टाइम 0 पे. तो फिर हमने क्या किया, टाइट्रेट करने की कोशिश की, किसकी मदद से बेटा जी, NaOH के. तो वॉल्यूम ऑफ NaOH used when टाइम t is equal to 0, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है. अब आप खुद समझिए बेटा, अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो क्या वहां पे एसिटिक एसिड होगा? सोच के देखिए, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो एसिटिक एसिड नहीं होगा. फिर भी थोड़ा सा NaOH कंज्यूम हो जाएगा. अब वो NaOH कहां कंज्यूम हुआ है, याद रखिए H पॉजिटिव तो है, क्योंकि हमने H पॉजिटिव तो साथ में डाला है. तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड व्हेन टाइम t is equal to 0 is directly proportional to amount of H positive as a catalyst. ये हमारे पास एक केस बन गया, ठीक है. और इसको हम ले लेते हैं बेटा जी वॉल्यूम V नॉट. इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, ठीक है. अब रिएक्शन होने देते हैं, थोड़ी देर रिएक्शन होने दी. थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, आफ्टर टाइम t फिर हमने सैंपल ले लिया, फिर उसको टाइट्रेट किया, फिर NaOH पता किया. तो सेकंड केस क्या होगा, अब समझिए, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम t, ठीक है. मान लीजिए इसको हम Vt ले लेते हैं बेटा. तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए अगर थोड़ी देर बाद रिएक्शन हो रही है, यहां तक रिएक्शन हुई है, अब उस दौरान तो ये भी बन चुका होगा, पर कैटलिस्ट तो अब भी होगा भाई, क्योंकि वो तो रिएक्शन में रहेगा एट द एंड तक रहेगा. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड प्लस H पॉजिटिव का अमाउंट, अभी हो जाएगा जी इनके बराबर, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस. अब यहां एक चीज समझनी है बेटा जी सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कितनी है हमारे पास, दैट इज X. समझ पा रहे हैं. तो हम यहां क्या कर सकते हैं बेटा, Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X लेके चल सकते हैं, ठीक है. एक बार नोट कीजिए, फिर इसके आगे के और स्टेप मैं आपको बताता हूं. बट यहां एक मिनट देखो बेटा, एक्चुअल में ये केस कैसे स्टडी करोगे, समझिए. यहां Vt वॉल्यूम यूज हो रही है, शुरू में कितनी यूज हुई है हमारे पास, V नोट. अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, दैट इज Vt माइनस V नोट, ठीक है. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, दिस माइनस दिस. अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ CH3COH प्रोड्यूस प्लस H पॉजिटिव आयन. तो इसमें से अगर आप ये घटाएंगे, देखिए मैंने Vt में से V नोट घटाया है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ CH3COH प्रोड्यूस्ड. आई है बात समझ में, ये इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, ठीक है. तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये आपके पास थर्ड आ जाएगी. मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझिए. शुरू में जब रिएक्शन हुई तो वॉल्यूम जो NaOH की यूज हुई वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ कैटलिस्ट पे, क्योंकि उस टाइम पे एसिटिक एसिड बना ही नहीं. थोड़े टाइम के बाद जो वॉल्यूम यूज हुई है मैंने उसको Vt मान लिया. अब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, अब उस टाइम पे तो ये भी होगा और ये भी होगा, तो दोनों के सम के बराबर होगी.
पर मुझे क्या करना है एक्चुअली, मुझे कैटलिस्ट बाहर निकालना है। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट अगर करता हूं तो क्या हो जाएगा, Vt माइनस वी नॉट हो जाएगा, और यहां से वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड प्लस H पॉजिटिव, और ये है H पॉजिटिव। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ CH3COH आपका बचेगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ CH3COH होता क्या है बेटा जी हमारा, दैट इज X। तो वी कैन से Vt माइनस वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन थर्ड बन गई, मान लीजिए ये आपके पास आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब मान लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि कंप्लीट हो गई, जितना इसने टूटना था टूट गया, तो जितना ये बनना था बन चुका होगा, पर H पॉजिटिव तो अब भी रहेगा। तो इसको हम मान लेते हैं बेटा जी वॉल्यूम इंफिनिटी यूज हुई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव प्लस टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एट द एंड में क्या होगा, H पॉजिटिव एज इट इज, और जितना ये बनना था बन गया। तो इस बार हमने लिख दिया बेटा टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 4। ध्यान से देखते जाइएगा। अब अगर बेटा मैं 4 में से 1 को दोबारा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, V इंफिनिटी, 1 में क्या है, V नॉट है हमारे पास, माइनस V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें से ये हिस्सा कटेगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव कट गया, बचा क्या बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। और टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, जब ये टोटल कंज्यूम हो जाएगा तो ये किसके बराबर होगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू A। तो वी कैन से V इंफिनिटी माइनस V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए बेटा जी, थर्ड और यू कैन से रिलेशन फिफ्थ, ठीक है। तो अब यहां से एक बार दोबारा देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो एक बार नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 बाई टी log A ओवर A माइनस एक्स, ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में एक्सप्रेशन हमारा रेट कांस्टेंट की टर्म में। अभी A तो हमें पता है बेटा जी, V इंफिनिटी माइनस V नॉट, लेकिन A माइनस एक्स कैसे निकलेगा अगर हम A में से x को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैंने क्या किया, यहां पे x भी लिख दिया, दैट इज Vt माइनस V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा, अब सोच के देखिए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, V इंफिनिटी माइनस Vt। तो ये आ गया बेटा जी A माइनस एक्स। कुछ नहीं करना है, यहां से A की वैल्यू यहां रखो और यहां से A माइनस एक्स की वैल्यू। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, T log दैट इज V इंफिनिटी माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय बेटा जी V इंफिनिटी माइनस Vt। तो ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स के रेफरेंस में आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। मैं एक बार हल्का सा दोबारा रिवाइज कराता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। देखिए इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस की वाटर की प्रेजेंस में क्या बना बेटा जी, एसिटिक एसिड और इथेनॉल। अब शुरू में मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन A है, तो उस टाइम पे ये 0 है, वाटर इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि ये लार्ज एक्सेस में है। अब थोड़ी देर के बाद ये A माइनस एक्स होगा, ये x होगा, ये x होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस कंपाउंड को बीच बीच में लेकर NaOH से टाइट्रेट करेंगे, NaOH और एसिटिक एसिड। करना क्या होता है बेटा टाइट्रेशन में, क्योंकि एसिटिक एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा। अब हमें ये तो पता नहीं कि एसिड कितने हैं, तो पता करने का तरीका क्या है, ऊपर से बेस डालते रहो। बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और जब बेस बचना शुरू हो जाए वहां पे कलर चेंज हो, टीचर्स आपको कहेंगे एंड पॉइंट आ गया भाई कलर चेंज हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, शुरू में मान लीजिए कोई शेड है, आपने बेस डालना शुरू किया तो क्या होगा, OH रिएक्ट विद H पॉजिटिव। तो जब सारे के सारे H पॉजिटिव कंज्यूम हो जाएंगे तो इस पानी में क्या बचेगा, इस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव जो अपना कलर दे देगा। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, आपका टाइट्रेशन से हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए,
वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड जब टाइम 0 है तो कितना NaOH यूज होगा? जब टाइम 0 है तो ये तो बना ही नहीं, सिर्फ H पॉजिटिव है, तो किसके बराबर हुआ? अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव एज ए कैटलिस्ट। इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर टाइम t, इसको V नॉट मान लिया, आफ्टर टाइम t क्या होगा? VT, वॉल्यूम को VT ले लें, और टाइम t पे क्या होगा? कुछ एसिटिक एसिड भी होगा और ये तो होगा ही होगा, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ CH3 प्रोड्यूस्ड प्लस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं बेटा जी? H पॉजिटिव को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट अगर कर दें तो VT माइनस V नॉट, और यहां से ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? कैटलिस्ट से कैटलिस्ट कट जाएगा, आपके पास बचेगा वॉल्यूम ऑफ CH3COH प्रोड्यूस्ड, तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ CH3COH प्रोड्यूस्ड। और वॉल्यूम ऑफ CH3COH कितना है? X है, तो दिस विल बी इक्वल टू X। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो खूब सारा CH3COH बचेगा, साथ में H पॉजिटिव होगा, फिर हम टाइट्रेट करें। इस बार हमारी वॉल्यूम आएगी टाइट्रेशन की V इंफिनिटी एट एक्सट्रीम टाइम या लास्ट टाइम जब रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होगी। तो अब जब ये यूज हुआ बेटा जी, उस टाइम क्या होगा? मैक्सिमम CH3COH होगा क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट है, पर H पॉजिटिव तो अब भी होगा, तो H पॉजिटिव प्लस CH3COH प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम। अब ये हो गई 4, अब 4 में से दोबारा 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो V इंफिनिटी माइनस V नॉट, और H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कट गया, तो क्या आ गया बेटा जी? V इंफिनिटी माइनस V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड। और टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड किस पे डिपेंड करता है? ये उतना ही बन सकता है जितना हम इथाइल एसीटेट लेके चले थे, दैट इज A। तो V इंफिनिटी माइनस V नॉट किसके बराबर आ गया बेटा जी? A के बराबर आ गया। तो हमें A पता चल गया, X पता चल गया। अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो A माइनस X आ जाएगा आपके पास, और यहां से आपका रेट कांस्टेंट के डेरिवेशन में आप वैल्यू पुट करके इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज निकालनी नहीं आती है तो भी कोई फायदा नहीं है। ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे से इसको समझें, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाएं, क्योंकि इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए, समटाइम्स बच्चे भी कई बार कहते सर रिजल्ट याद कर लें। भाई एजुकेशन लेने के लिए बैठे हैं ना हम लोग, सिर्फ रिजल्ट याद करने से थोड़ी काम चलता। मान लीजिए आप किसी बच्चे, कोई छोटा बच्चा है, अगर मान लीजिए वो आपको चीज समझाने के बजाय फटाफट आंसर बता दे, तो आप क्या कहेंगे? भाई तेरी समझ में आया नहीं आया? तो द मेन थिंग इज, मैं बार बार अपने लेक्चर में रिपीट करता हूं, एजुकेशन इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग नॉट मेमोराइजिंग। रट के नहीं चलना है बेटा, चीजों को समझिए, एक एक बात को समझिए। इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, जनरली CBSE बोर्ड पे इसके न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड एग्जांपल की, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, उसका मैकेनिज्म और उसका केमिकल काइनेटिक्स का सिनेरियो। तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, नोट कीजिए अच्छे से।